नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 21 भाग 10 तक देखा था। भाग 10 में आपने कर्ण यानी कान के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके आगे थोड़ी सी टॉपिक बची हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है कॉक्लिया की आंतरिक संरचना। कॉक्लिया की आंतरिक संरचना को हम पढ़ेंगे कि कॉक्लिया के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉक्लिया जो कि एक स्प्रिंग की समान संरचना होती है। कॉक्लिया को अगर हम काट कर देखते हैं, इसके अनुप्रस्थ काट का अगर अध्ययन करते हैं तो देखेंगे कि कॉक्लिया 3 कक्षों से मिलकर बनी होती है। कॉक्लिया 3 कक्ष से मिलकर बनी होती हैं। एक है स्कैला वेस्टिबुलाई, स्कैला वेस्टिबुलाई। दूसरा है स्कैला मीडिया, स्कैला मीडिया। ध्यान देंगे, कॉक्लिया का जो ऊपरी कक्ष है उसे हम स्कैला वेस्टिबुलर कहते हैं, वेस्टिबुलाई, और जो मध्य कक्ष होता है उसे हम स्कैला मीडिया कहते हैं, स्कैला मीडिया। और तीसरा जो कक्ष होता है वो आंतरिक होता है या निचला कक्ष है, जिसका नाम है स्कैला टिम्पैनी, स्कैला टिम्पैनी। ठीक है, तो कॉक्लिया के आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कॉक्लिया में 3 कक्ष होती हैं। सबसे ऊपरी जो कक्ष है उसे हम स्कैला वेस्टिबुलाई कहते हैं, जो मध्य कक्ष होता है उसे हम स्कैला मीडिया कहते हैं, और जो आंतरिक कक्ष होता है उसे हम स्कैला टिम्पैनी कहते हैं। कॉक्लियर नलिका आप देखते हैं ना, ये कॉक्लियर नलिका है, स्प्रिंग के समान घूमी होती है। तो कॉक्लियर नलिका की जो अधर मेम्ब्रेन होती है, अधर कला, ये अधर कला मोटी होती है, इसे हम बैसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, या हम इसे आधार झिल्ली कहते हैं, आधार झिल्ली या बैसिलर कला, बैसिलर कला या आधार झिल्ली कहा जाता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि कॉक्लियर नलिका की जो आधार झिल्ली होती है वो पतली होती है, मोटी, और उसका नाम क्या है? तो कॉक्लियर नलिका की जो आधारीय झिल्ली होती है वो पतली मोटी होती है, उसे हम बेसिलर कला या आधारी झिल्ली या इंग्लिश में बैसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर हम कॉक्लियर नलिका की ऊपरी परत की बात करें तो ऊपरी परत पतली होती है, जिसे हम रीजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे हम हिंदी में रीजनर्स कला कहते हैं, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, या हम इसे वेस्टिबुलर कला कहते हैं, वेस्टिबुलर कला, वेस्टिबुलर कला कहा जाता है। इतनी बातें आपने जानी कॉक्लियर नलिका के बारे में। कॉक्लियर नलिका का अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर हमें प्राप्त होता है 3 चीजें, 3 कक्ष, स्कैला वेस्टिबुलाई, स्कैला मीडिया और स्कैला टिम्पैनी। कॉक्लियर नलिका की जो आधार झिल्ली होती है वो मोटी होती है, जिसे हम बैसिलर मेम्ब्रेन या आधारी झिल्ली या बैसिलर कला कहते हैं, और उसकी ऊपरी परत जो होती है वो पतली होती है, जिसे हम रीजनर्स मेम्ब्रेन, रीजनर्स कला या वेस्टिबुलर कला कहते हैं। बैसिलर कला को अगर आप देखें तो बैसिलर कला में एक संवेदी उभार होता है, बैसिलर कला में एक संवेदी उभार होता है, जिसमें बहुत सारे हेयर सेल्स यानी इसमें बहुत सारे रोम कोशिकाएं पाई जाती हैं, रोम कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो श्रवणग्राही के रूप में कार्य करती हैं, श्रवणग्राही के रूप में कार्य करती हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करती हैं। सुनने की संवेदना को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ पर। वैसे तो सुनने की संवेदना को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं यूट्रिकल, सैक्यूल और एम्पुला में भी पाई जाती थी, जिनके बारे में आपको बताया था कि एम्पुला में उसे हम सेंसरी क्रिस्टा कहते हैं या क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल में उसे हम मैकुला कहते हैं, जिनमें वो हेयर सेल्स पाई जाती हैं, उनके नीचे अवलंबन कोशिकाएं पाई जाती थी। उसी तरीके से कॉक्लिया में, पूरे कॉक्लिया में बैसिलर मेम्ब्रेन पर एक संवेदी उभार पाया जाता है, जिनमें रोम कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये देखिए, छोटी छोटी रोम कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो श्रवणग्राही के रूप में कार्य करती हैं, यानी किसी भी ध्वनि तरंग को के उद्दीपन को एक्सेप्ट करके उसे माइंड को भेजती हैं, क्रिएट करके, इम्पल्स क्रिएट करके। अब रोम कोशिकाओं में अगर आप देखें तो रोम कोशिकाओं में बहुत सारे प्रवर्ध निकले होते हैं। इन प्रवर्धों को कहा जाता है स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। ये प्रवर्ध टेक्टोरल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन। तो जो रोम कोशिकाओं से प्रवर्ध निकले होते हैं वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं।
रोम कोशिकाओं का जो आधारीय भाग होता है वो फाइबर्स यानी नर्व फाइबर्स कह सकते हैं अविवाही तंत्रिका तंतुओं से के निकट संपर्क में होता है, और यही अविवाही तंत्रिका तंतु आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, कॉक्लियर नर्व फाइबर यानी श्रवण तंत्रिका तंत्र की कॉक्लियर शाखा बनाती हैं। रोम कोशिकाओं का जो आधारीय भाग है वो अविवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में होता है, और यही सारी तंत्रिकाएं मिलकर ऑडिटरी नर्व सिस्टम बनाती हैं। यानी ऑडिटरी नर्व सिस्टम किसकी, कॉक्लियर ब्रांच की ऑडिटरी नर्व सिस्टम बनाती हैं। यानी जो भी संवेदना होती है सुनने की वो इन्हीं तंत्रिका तंतुओं के द्वारा आती हैं और कॉक्लियर नर्व फाइबर के माध्यम से मस्तिष्क को भेजी जाती हैं। इस पूरे सिस्टम को हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इसी तरीके से ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ होता है, ये पूरा सिस्टम कहलाता है ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ। ये पूरा सिस्टम ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ कहलाता है। इसमें क्या आते हैं, वेस्टिबुलर सिस्टम आता है। इसमें 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं निकली होती हैं जिनका सिरा फूला होता है, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला में भी जो संवेदी अंग पाया जाता है जिसमें स्टीरियोसीलिया पाया जाता है, काइनोसीलियम पाया जाता है, अवलंबन कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्यूपुला पाया जाता है। तो वो जो एम्पुला में वो संवेदी भाग जो पाया जाता है जिसे हम ऑडिटरी रिज कहते हैं, सेंसरी क्रिस्टा कहते हैं एम्पुला में। सेम उसी तरीके से यूट्रिकुल और सैक्यूल में भी ऑडिटरी रिज पाया जाता है जिसे हम वहाँ पर मैकुला कहते हैं। तो इन सब के बारे में आपको बता दिया गया था। बात यहाँ पर कॉक्लिया के बारे में करनी थी। कॉक्लिया को अगर हम काट कर देखते हैं तो हमें ऐसी संरचना दिखाई देती है। कॉक्लियर नलिका के अंदर 3 कक्ष दिखाई देता है, स्कैला वेस्टिबुलाई, स्कैला मीडिया और स्कैला टिम्पैनी। इन तीनों कक्षों में 2 परत जो मेन पाई जाती हैं, जो निचली आधारी परत होती है वो मोटी होती है जिसे हम बैसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, ऊपरी वाली जो परत होती है उसे हम रेजनस मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। बैसिलर मेम्ब्रेन में एक संवेदी अवलंब उभार के रूप में निकला होता है जिसमें बहुत सारे रोम कोशिकाएं पाई जाती हैं। रोम कोशिकाएं श्रवणग्राही के रूप में कार्य करती हैं, यानी जो भी ध्वनि तरंग आता है उसका उद्दीपन ये ग्रहण करती हैं और उसको तंत्रिका आवेग में परिवर्तित करके नर्व फाइबर्स के माध्यम से मस्तिष्क में भेज देती हैं। रोम कोशिकाओं से बहुत सारे प्रबंध निकले होते हैं जिसे हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं, जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। रोम कोशिकाओं का जो आधारी भाग है वो तंत्रिका तंतुओं से जुड़ा होता है, और इस पूरे सिस्टम को हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं। बस पहले आप इतना लिख लीजिए कॉक्लियर नलिका की संरचना के बारे में। हेडिंग डालेंगे कॉक्लिया, फिर हम समझेंगे श्रवण की क्रियाविधि कैसी होती है। कॉक्लिया लिखेंगे, कॉक्लियर नलिका अपने समान स्प्रिंग जैसी टेम्पोरल हड्डी से बनी अस्थीय नलिका में बंद होती है। फिर लिखेंगे, कॉक्लिया के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि कॉक्लिया 3 कक्षों स्कैला वेस्टिबुलाई, स्कैला मीडिया व स्कैला टिम्पैनी से मिलकर बनी होती है। फिर लिखेंगे, कॉक्लियर नलिका का आधारीय झिल्ली मोटी होती है जिसे हम आधार झिल्ली या बैसिलर झिल्ली, बैसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी ऊपरी झिल्ली पतली होती है जिसे हम रीजनर्स मेम्ब्रेन या वेस्टिबुलर का कला या रीजनर्स कला कहते हैं। लिखेंगे बैसिलर, हेडिंग डाल के लिखेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। हेडिंग डालेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और इसमें लिखेंगे आधारीय झिल्ली में एक संवेदी अवलंब उभार के रूप में पाया जाता है जिसमें बहुत सारे रोम कोशिकाएं पाई जाती हैं जो श्रवणग्राही के रूप में कार्य करती हैं। लिखेंगे, रोम कोशिकाओं का आधारीय भाग संबंधित अविवाही तंत्रिका तंतुओं से जुड़े होते हैं। ये तंत्रिका तंतु आपस में मिलकर ऑडिटरी तंत्रिका तंत्र यानी श्रवण तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। फिर लिखेंगे, रोम कोशिकाओं के ऊपर बहुत सारे प्रवर्ध निकले होते हैं जिसे स्टीरियोसीलिया कहते हैं, जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। फिर लिखेंगे, अंतःकरण में कॉक्लिया के ऊपर वेस्टिबुलर तंत्र होता है। लिखेंगे, वेस्टिबुलर तंत्र 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाओं
और लघुकोश तथा यूटिकल से निर्मित ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ से बना होता है। लिखेंगे अर्धवृत्ताकार नलिकाओं का अंतिम छोर फूला होता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला में एक उभार निकलता है जिसको बना के हमने इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया था। ऐसे ऐसे उभार होता है जिसे सेंसरी क्रिस्टा कहते हैं या फिर हम क्रिस्टा एम्पुलेरिस, क्रिस्टा एम्पुलेरिस भी कहते हैं। आगे लिखेंगे प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती हैं। फिर लिखेंगे लघु कोश यानी सैक्यूल और यूट्रिकल, ऐसे लिखेंगे सैक्यूल व यूट्रिकल में भी उभार नुमा संरचना मैकुला होता है, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था। मैकुला होता है। लिखेंगे क्रिस्टा व मैकुला वेस्टिबुलर तंत्र की विशिष्ट संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के संतुलन व सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे श्रवण की क्रिया। श्रवण की क्रिया किस प्रकार से कान सुनने में मदद करता है, तो इसको समझते हैं पहले। जो वाह्यकर्ण होता है, वाह्यकर्ण वो ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है और उसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भेजता है। आपने देखा था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कर्णपटा झिल्ली से 3 छोटी छोटी अस्थिकाएं लगी होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। जब ध्वनिक तरंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर पड़ती है तो उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उन अस्थिकाओं पर प्रेशर डालता है। पहले इनकस, फिर इनकस से पहले मैलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपीज। यानी ये जो ध्वनि तरंग का जो प्रतिक्रिया है वो कर्णपटा में एक कंपन के रूप में महसूस होता है। वो कंपन इन अस्थिकाओं के माध्यम से कॉक्लिया पर पड़ता है। ठीक है, कॉक्लिया पर जब ये पड़ता है कंपन, तो कॉक्लिया के अंदर उपस्थित होते हैं द्रव। इसमें होता है पेरिलिम्फ और इसमें होता है एंडोलिम्फ। इन द्रव में जो कंपन जब इन पर पड़ता है, इन द्रव पर, तो इन द्रव में तरंग उत्पन्न होता है। तो इनमें उत्पन्न जो तरंग होता है वो बैसिलर मेम्ब्रेन में हलचल उत्पन्न करती है। जब ये इसमें भरा तरंग है हीलेगा तो ये बैसिलर मेम्ब्रेन भी हीलेगा। तो जब बैसिलर मेम्ब्रेन में हलचल महसूस होती है तो जो रोम कोशिकाएं होती हैं वो इधर उधर मुड़ती हैं, जिससे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर दबाव पड़ता है, क्योंकि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इन रोम कोशिकाओं से स्टीरियोसीलिया के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो अगर ये द्रव अगर हीलेगा तो बैसिलर मेम्ब्रेन भी हीलता है। तो ये जो क्या कहते हैं स्टीरियोसीलिया है, स्टीरियोसीलिया के माध्यम से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी इधर उधर मूव करता है और इसी की संवेदना को संबंधित तंत्रिका तंतुओं के द्वारा से मस्तिष्क को भेज दी जाती है। मस्तिष्क में ये जो आवेग जाते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और कंपन को पहचाना जाता है कि किस प्रकार की ये कंपन है, कौन सी आवाज हमें सुनाई दे रही है। ठीक है, एक बार और बताते हैं। जब ध्वनि तरंग आती है वाह्यकर्ण के माध्यम से प्रवेश करती हैं कर्णपटा झिल्ली यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कर्णपटा मेम्ब्रेन में कंपन उत्पन्न होता है। वह कंपन मैलियस, इनकस, स्टेपीज के माध्यम से कॉक्लिया पर पड़ता है। कॉक्लिया के अंदर वह कंपन, उस कंपन से इनमें उपस्थित द्रव में तरंग उत्पन्न होती है। उस तरंग से बैसिलर मेम्ब्रेन पर दबाव पड़ता है, हलचल महसूस होती है, जिससे इनमें उपस्थित जो रोम कोशिका हैं वो इधर उधर मूव करने लगती हैं। कंपन होगा तो ये मूव करेंगी और ये मूव करेंगी तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी मूव करता है। संबंधित न्यूरॉन्स यहाँ से भी और यहाँ से भी ग्रहण कर ली जाती हैं जो भी इम्पल्स क्रिएट होता है, क्योंकि रोम कोशिकाएं श्रवणग्राही कोशिकाएं हैं। ये कंपन को महसूस करती हैं और इससे संबंधित उत्तेजना को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करके तंत्रिका आवेग के रूप में परिवर्तित करके इसे मस्तिष्क को भेज देती हैं। मस्तिष्क में इन आवेगों को विश्लेषित की जाती है और पहचाना जाता है कि कौन सी आवाज है। बस अब आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे श्रवण की क्रिया और इसमें लिखेंगे वाह्यकर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्णपटा यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भेजता है। ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कर्णपटा में कंपन होता है और यह कंपन अस्थि कोशिकाओं से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुंचता है जो कि कॉक्लिया के पास होती है। जो स्टेपीज हड्डी होती है उसके और कॉक्लिया के मध्य गोलाकार खिड़की होती है जिससे उस पर दबाव पड़ता है। गोलाकार खिड़की से कंपन कॉक्लिया के अंदर भरे द्रव में पहुंचता है जहां वे लिम्फ में तरंगे उत्पन्न करती हैं। आगे लिखेंगे लिम्फ की तरंगें आधारीय झिल्ली में हलचल पैदा करती हैं। आगे लिखेंगे आधारीय झिल्ली में गति से
रोम कोशिकाएं इधर उधर मुड़ती हैं, जिससे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर दबाव पड़ता है। फलस्वरूप संबंधित तंत्रिका न्यूरॉन से तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। यह आवेग अविवाहित तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका तंत्र से होते हुए मस्तिष्क को भेज दिया जाता है, जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि कंपन को पहचाना जाता है। बस ये था आपका श्रवण की क्रिया कैसे होती है। अब और डिटेल आपको आगे हायर क्लासेस में बताए जाएंगे, इतना इनफ है। थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताया जाता है इस क्लासेस में। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, और इसी के साथ यह अध्याय 21 समाप्त होता है। अब इसके बाद जो अध्याय होगा अध्याय 22, जो कि इस बुक की यानी क्लास 11th की आखिरी चैप्टर है। अब ये जब खत्म हो जाएगा तब फिर जो पिछला जो बचा हुआ चैप्टर है उसको आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, और आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहिए बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।